प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 कांच का छाता और मैं जयप्रकाश तिवारी, विषय हिंदी। सबसे पहले कांच का छाता में हम लोग छाते के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। छाते का आविष्कार चीन में हुआ। छाते बनाने का तात्पर्य केवल धूप से बचना था। पहले ज़माने में जब राजा महाराजा अपनी सवारी लेकर निकलते थे तब उन्हें धूप से बचाने के लिए छाते का प्रयोग करते थे। बचने के लिए छाते का प्रयोग करते थे, जिसे छतरी या छत्र कहा जाता था। धीरे धीरे धूप के साथ साथ बरसात से बचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इससे पहले भी हम वैदिक रूप में जाएं, आध्यात्मिक दृष्टि से जाएं तो सर्वप्रथम जमदग्नि और रेणुका को सूर्य ने छाते प्रदान किया था। क्योंकि एक कहावत मिलती है पुराणों में, एक कहानी मिलती है पुराणों में कि एक बार ऋषि जमदग्नि और रेणुका क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे। उस समय बल्ला भगवान जमदग्नि ने मारा और गेंद जो है कुछ दूर जाकर के गिरा और रेणुका ला रही थी। लाने में उन्हें धूप लगा और वो कुछ देर कर दी। जब वो गेंद को लेकर के आई तो जमदग्नि ने पूछा कि इतना देर क्यों हुआ। तब रेणुका ने कहा कि धूप इतनी तेज है कि धूप के कारण मुझे छाये में रुकना पड़ा। तब जब जमदग्नि ने कहा कि क्या सूर्य को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक छाते का प्रबंध कर दें, छाये का प्रबंध कर दें। उसी समय भगवान सूर्य ने उन्हें एक छाया प्रदान करने वाले वस्तु को प्रदान किया था, जिसको छत्र के रूप में जानना चाहिए, छाते के रूप में जानना चाहिए। उसके बाद ही इसका निर्माण शुरू हो गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसका निर्माण सर्वप्रथम चीन में हुआ था। तो चलिए हम लोग कांच का छाता नामक कहानी के बारे में अध्ययन करें और कुछ कहानी से जुड़े तथ्यों के बारे में हम लोग अनुमान भी लगाएंगे। पठन में हम लोग चलते हैं कि आओ पढ़ें। रिम्पू के दादाजी एक वैज्ञानिक थे। पिछले 2 वर्षों से वे अपने कमरे में कुछ कर रहे थे, पर वे क्या कर रहे थे इसके बारे में कोई नहीं जानता था। जानता भी कैसे? दादाजी के कमरे में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं थी। वे स्वयं भी बहुत कम अपने कमरे से बाहर आते थे। वे जब भी बाहर आते, रिम्पू उनके कमरे में जाने की जिद करता। दादाजी उसे समझाते कि वे एक आविष्कार पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में उसका उस कमरे में जाना सुरक्षित नहीं है। पर रिम्पू को दादा जी की बातें अच्छी न लगती। वह कई बार छिपकर भी उस कमरे में जाने का प्रयास कर चुका था, पर हर बार पकड़ा जाता और उसे दादाजी का भाषण सुनने को मिलता। तुम अभी बहुत छोटे हो, न तो तुम मेरे कमरे में आ सकते हो और न ही किसी चीज़ को छू सकते हो। विज्ञान हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप, या उसके प्रयोग पर ही निर्भर करता है। दूसरी बात है, राइटर यहाँ समझाना चाहता है कि वह विज्ञान जो तकनीकी के क्षेत्र पर हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए वरदान बनने वाला है या अभिशाप बनने वाला है। इसका फैसला तो आने वाला समय करता है कि वह हमारे लिए कितना लाभकारी होता है और कितना विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है। कभी कभी देखने को मिलता है कि हम जिस अपनी सुरक्षा के लिए विज्ञान के, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, वे ही समय आने पर हमारा विनाश भी करने में सक्षम होते हैं, हमारा विनाश करते हैं। जितना ही हम प्रकृति के साथ खेल खेलेंगे, प्रकृति का हनन करेंगे, प्रकृति पर हम नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप प्रकृति हमें भी नहीं छोड़ेगी। जैसे कि आज देखने को मिल रहा है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ और भी तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्षा का न होना, बाढ़ का आना, ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें प्रकृति के छेड़छाड़ के ही कारण हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।